हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और ये हम लोग का पहले बुक का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट और हम लोग का पहला लेक्चर भी है। तो क्या हम आज करेंगे कि ठोस अवस्था का आप लोगों का सिर्फ ओनली आप लोगों का थ्योरी पढ़ाऊंगा और वह थ्योरी एक नोट्स के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। अब रही बात सॉलिड स्टेट किसे कहेंगे, तो हम लोग क्लास 12th में आ गए। इतने छोटी छोटी बातें तो हम जानते ही हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य हम लोग जानते हैं जिनका द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है, वह द्रव्य होता है जिसका आयतन यानी जो स्थान घेरता हो, उसका कोई द्रव्यमान हो, उसका कोई भार हो, वो हम लोग क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण यानी जो उसके छोटे छोटे कण होते हैं, अवयवी कण प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा बंधे रहते हैं, जिससे ये गति करने में असमर्थ रहते हैं। ये अंतरा आणविक बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहता है सॉलिड स्टेट के जो अवयवी कण है कौन से बलों के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं अंतरा आणविक बलों के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिससे गति करने में असमर्थ होते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग का लिक्विड या गैस जो स्टेट होता है अपने आप गति करते रहते हैं सब, बट सॉलिड स्टेट गति नहीं करता है। यह ठोस अवस्था कहलाता है। ये दीर्घ परासी होते हैं, ये लघु परासी नहीं दीर्घ परासी होते हैं। अब रही बात, आप लोग इस फिगर में देख लीजिए, उस फिगर में बताया जा रहा है कि देख रहे हैं एक कण दूसरे कण कितना पास जुड़ा हुआ है और ये आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि यह समझ ली सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा गया है, इसलिए आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कण। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग ठोसों के अभिलक्षण एंड ठोसों को क्या क्या लक्षण हैं उसको देख लेते हैं। तो ठोस का इसमें देखते हैं, पहला ठोस का आकार आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है। हम लोग क्लास 8 से चिल्लाते पढ़ते आ रहे हैं कि जिसका आकार और आयतन 6 से पढ़ते आ रहे हैं, निश्चित होता है उसको ठोस कहते हैं। ठोसों में अवयवी कणों के मध्य जो कण होते हैं वह एक दूसरे से प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जुड़े रहते हैं उसमें। आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कितना इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जा रहा है। ये कठोर होते हैं, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अब रही बात ठोसों के प्रकार एंड ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय। एक क्रिस्टल होता है, मान लीजिए ठोस देखते हैं, चीनी भी ठोस है, मिट्टी भी, पत्थर भी, ईंट भी ठोस है और इधर रबड़ भी ठोस है। अब देखो भाई ठोस में कितना अंतर आ गया, रबड़ देख रहे हैं और चीनी, मिट्टी, बालू, पत्थर जो भी देते हैं भी सब ठोस हैं सब। तो इसमें सब तो एक है, सब जिनके एक एक कण अलग अलग हो सकते हैं, चीनी, मिट्टी, चाहे पत्थर हुआ चाहे ईंट हुआ, इनके एक एक कण को अलग कर सकते हैं, बट रबड़ को एक एक कण को अलग करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अलग भी नहीं कर पाएंगे। तो कह रहा है ठोस जो होते हैं इसीलिए इन ठोसों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक का नाम है क्रिस्टलीय ठोस और एक का नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे उसको देख लेते हैं। पहला हम लोग का है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों के त्रिविम में विस्तृत क्षेत्र में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था पाई जाती है, जिसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फिगर में भी देख रहे हैं कि इसमें अवयवी कण विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं सब और इसमें त्रिविम व्यवस्था पाई जाती है, 3 डायमेंशनल व्यवस्था पाई जा रही है। जैसे NaCl, क्वार्ट्ज, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस मतलब यह होता है कि जिससे मारने पर एक एक कण छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित टूट जाएं, तो हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अभिलक्षण देख लीजिए क्या क्या है। क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित आकृति होती है, सही बात है भाई, निश्चित आकृति होती है। इसमें ठोसों की व्यवस्था दीर्घ परासी लॉन्ग रेंज आर्डर के होते हैं। लॉन्ग रेंज के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की वास्तविक ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस है, सही बात यही तो है कि क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं, बाकी कोई ठोस वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, वो तो अपने पास से बनाया जाता है अक्रिस्टलीय ठोस को।
क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक यानी अलग अलग दिशा के होते हैं, प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनकी भौतिक गुण यानी कठोरता और अपवर्तनांक या चालकता आदि अलग अलग दिशाओं में भिन्नता पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे जल्दबाजी हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों का सिर्फ थ्योरी है, समझाने वाली बात इसमें नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस की यूजेज क्या है? पहला, हीरा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। हीरा जो देखते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का ही उदाहरण है, जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्वार्ट्ज जानते ही हैं, क्वार्ट्ज का उपयोग कलाई तथा दीवार घड़ियां बनाने में की जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमॉर्फस सॉलिड किसे कहेंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं इसका डिफिनीशन। वे ठोस जिनके अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात अवयवी को लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं अक्रिस्टलीय के मुख्य लक्षण, यानी इसके मुख्य लक्षण क्या है उसको देख लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित आकृति नहीं होती है। सही बात है, इसकी निश्चित कोई आकृति नहीं होती है क्योंकि इनमें कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, यानी छोटे आर्डर के होते हैं। इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। इनके गलनांक जो होंगे जिस पर गलने वाले होते हैं निश्चित नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की अतिशीतित द्रव यानी अतिशीतित जो कांच होता है उसको कहा गया अतिशीतित द्रव, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ये छद्म ठोस भी कहते हैं क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों की भांति प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, किंतु प्रवाह की दर बहुत ही धीमी होती है। जिस प्रकार कांच को देखते हैं, कांच को खड़ा कर देंगे तो पता चलता है कि सालों बाद देखेंगे, चाहे 4-5 महीनों बाद देखेंगे कि कांच के नीचे की जो भाग होता है मोटी रहती है और ऊपर की भाग जो होती है पतली होती है। रीजन यह होता है कि कांच जो होता है अतिशीतित द्रव होता है और ऊपर से नीचे की ओर उसका क्या होता है, प्रवाह होता रहता है, जिससे नीचे मोटा हो जाता है ऊपर पतला हो जाता है। चौथा है, इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होते हैं। ये तो बनाया जाता है तब समतल हो जाता है, नहीं तो नहीं होते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग भी पढ़ लिया जाए। यूज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। कांच का उपयोग घरेलू उपकरण, सजावटी सामान, लेंस आदि बनाने में किया जाता है। अब आप लोग समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अब जान गए। अब उसके अंतर को देख लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित नियमित होती है। इसकी आकृति निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। इनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है और इसमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है अक्रिस्टलीय में। और क्रिस्टलीय जो होते हैं विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिक एक समान दिशा होती है। ये वास्तविक ठोस कहते हैं। सही बात है, ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये आभासी एवं अतिशीतित ठोस कहते हैं। कॉपर, आयरन, सिल्वर, जिंक सल्फाइड इसके एग्जाम्पल हैं और इसके एग्जाम्पल कांच, रबड़, प्लास्टिक है। इसमें हम लोग क्या करना है कि इसको डिटेल नहीं पढ़ना है, वनली इसको डिफिनीशन पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब आगे अगला हम लोग का टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन। तो इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर उनके जो मध्य होते उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है उनके आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया। जो आकर्षण बल होता है क्रिस्टलों में उनके आधार पे यानी अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है आणविक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो इसमें पहला देखेंगे आणविक ठोस है, तो दूसरा हम लोग आयनिक ठोस हो गया। तो पहला आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। जो अवयवी कण जो होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं वह अणु होते हैं। इन्हें पुनः 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है अध्रुवीय ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन बांधित आणविक ठोस।
अब हम लोग पढ़ेंगे इसका पहला भाग। देखिएगा, इसका आणविक ठोस का पहला भाग यह है, अध्रुवीय आणविक ठोस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनमें अध्रुवीय अणु परस्पर दुर्बल वांडरवाल्स बलों के द्वारा, जो बल जो होता है दुर्बल वांडरवाल्स जो होता है बहुत ही कमजोर बंद होता है। तो कोई पूछे अध्रुवीय अणु जो होते हैं उनके बीच कौन सा बल लगता है, तो बोल देंगे दुर्बल वांडरवाल्स बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से दुर्बल वांडरवाल्स के बलों के द्वारा जुड़ते हैं। आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ETC इत्यादि। इसमें अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। इनके परमाणुओं के मध्य परिक्षेपण बल या लंदन बल, परमाणु परिक्षेपण बल भी बहुत कमजोर होता है, लंदन बल भी बहुत कमजोर होते हैं, उपस्थित होते हैं। अतः इनका गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। जब इनका बल एक दूसरे से कम रहेगा, यानी एक दूसरे से आकर्षण बल कमी होगी, तो उसके गलनांक और क्वथनांक भी कम होंगे, क्योंकि उसको जैसे ही गर्म करेंगे उसके अणु तुरंत दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि आकर्षण बल जो उनके बीच क्या है वो बहुत ही कमजोर होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सुचालक नहीं हो गए, कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें आयन नहीं होते हैं। प्लस पॉइंट हम लोग का यही, आयन जिसमें नहीं होगा वो हम लोग का विद्युत का कुचालक ही होगा। दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इस प्रकार के ठोस में ध्रुवीय अणु परस्पर द्विध्रुव फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, द्विध्रुव बल के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आता है क्वेश्चन कि जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं कौन से बलों के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो कह देंगे अंतरा आणविक आकर्षण बल के माध्यम से जुड़े होते हैं। और जो ध्रुवीय जो होते हैं अध्रुवीय बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है, और ध्रुवीय जो होते हैं दुर्बल वांडरवाल्स बल या परिक्षेपण बल या लंदन बल के माध्यम से जुड़े होते हैं। और ध्रुवीय आणविक जो ठोस होते हैं वह द्विध्रुव बलों के माध्यम से जुड़े होते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन चाहे अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पूछ सकता है क्वेश्चन। जैसे ये Cl, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ETC हो गए। ये ठोस मुलायम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक ऊंचा होता है। तीसरा हम लोग का हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस प्रकार के ठोसों में अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनता है। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में इसका हाइड्रोजन बंध के बारे में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे H2O, अमोनिया, एथिल अल्कोहल, ETC, ये सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये ठोस मुलायम तथा विद्युत के अचालक होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक ऊंचा होता है। ये कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा हम लोग का है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। इनमें अवयवी कण धनायन या ऋणायन होते हैं। अवयवी जो कण होते हैं धनायन या ऋणायन, उसमें हम लोग पढ़े थे अवयवी कण अणु थे उसमें। ये आयन परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलाम्बिक आयनिक बल द्वारा जुड़े होते हैं। देखिएगा आयनिक जो ठोस होता है यह प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा ये जुड़े होते हैं। सभी बंध को ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा बंध किसके किसके माध्यम से जुड़ रहा है, कौन कौन से हैं सब सॉलिड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। इन प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस कठोर या भंगुर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि प्रबल बंध होगा तो कठोर एवं भंगुर होंगे। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचा होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच जितने प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, प्रबल देख रहे हैं ना, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, और जिनका प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाएगा उसके जो अणु गति नहीं कर पाएंगे। जब गति नहीं कर पाएंगे तो विद्युत के कुचालक होंगे। अब अगला है मेटेलिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। इनमें अवयवी कण धातु होते हैं तथा ये धातु आयन परस्पर धात्विक बंधों में द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अब इसका बंध देखिएगा, ये धात्विक बंधों द्वारा जुड़ा हुआ है। धात्विक ठोस मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत तथा
ऊष्मा के सुचालक होते हैं। देखो, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धात्विक जो ठोस होते हैं, धात्विक बंध जिसमें पाया जाता है, उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की गति होती रहती है, और जब गति होती रहेगी तो ये ऊष्मा क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें ये रंग चमकीले होते हैं। ये आघातवर्धनी और तन्य होते हैं, चमकीले भी होंगे। और आघातवर्धनी धातु है तो हम लोग जानते हैं धातु आघातवर्धनी होते हैं, जितना पीटोगे उतना फैलेंगे सब, और तन्य होते हैं और चमकीले भी धातु होते हैं। और जब धातु होगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो इसमें विद्युत के सुचालक हो जाएंगे, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ETC। अगला टॉपिक है सहसंयोजक या नेटवर्क जालक ठोस। तो सहसंयोजक अथवा सहसंयोजक भी कह सकते हैं, नेटवर्क भी कह सकते हैं। कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों का होता है क्योंकि अलग आ जाता है सहसंयोजक बंध, और इसका हीरे और कार्बन के हीरा की या ग्रेफाइट की संरचना बनाने कह सकता है। इसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा ये परमाणु अपने निकटवर्ती परमाणुओं से बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें विशाल अणु भी कहते हैं। ये अत्यधिक कठोर व भंगुर होते हैं क्योंकि इसको जैसे मार दिया जाएगा तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाएंगे, जैसे हीरा हुआ, चाहे ग्रेफाइट हुआ। आप लोग जो पेंसिल में यूज करते हो ना, पेंसिल में ग्रेफाइट हो जाए, उसको पीटोगे तो छोटे छोटे कणों में बिखर जाएंगे। ये भंगुर होते हैं ना, जिसको मारने में बिखर जाए। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसकी संरचना त्रिविमीय होती है, 3 दिशाओं में होती हैं। तो इसकी हीरे और ग्रेफाइट की संरचना फिगर में देख रहे हैं। इसी तरह से इसका ये हीरे की संरचना है और ये हम लोग की ग्रेफाइट की संरचना है। आप लोग अपने अपने नोट्स में बना लीजिएगा इसे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हम लोग का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे।